हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग अलग अलग मैथ्स का जो वेटेज बनता है, अलग अलग टाइप के एग्जाम्स में मैथ्स से सब्जेक्ट आपको बहुत सी जगह पर आता है, लेकिन बैंकिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग ये सब्जेक्ट का जो वेटेज बनता है उसका हम लोग आज यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। डिस्कशन के बाद इंट्रोडक्शन टू मैथ्स, ये जो आपका डिस्कशन रहेगा, सब्जेक्ट का जो डिस्कशन रहेगा, वो डिस्कशन के बाद जो पहला टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज नंबर सिस्टम। ये टॉपिक आपको अलग अलग बहुत सारे एग्जाम्स में काम में आएगा। फिर चाहे आप बैंकिंग के एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप इंश्योरेंस के हिसाब से प्रिपरेशन कर रहे हो, आप चाहे स्टाफ सिलेक्शन हो, एमबीए एंट्रेंस हो, एमपीएससी, यूपीएससी, रेलवे है, अदर स्टेट लेवल के कुछ एग्जाम्स है, आप किसी भी तरह की कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आज जो हम लोग नंबर सिस्टम का जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो टॉपिक ये सारे के सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, अपने इसको ध्यान रखना। चलो आइए हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला काम हम लोग थोड़ा सा पेपर पैटर्न समझ लेते हैं कि बैंकिंग की जितनी एग्जाम्स कंडक्ट होती है, बैंकिंग की जो भी एग्जाम्स होती है, बैंकिंग की सारी एग्जाम्स में मैथ्स का वेटेज कैसा बनता है, किस तरह से क्वेश्चंस वहां पर आपको पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ 3 कॉलम के हिसाब से अपन डिस्कशन करते हैं। कॉलम नंबर 1 में अलग अलग टॉपिक के नाम रहेंगे। कॉलम नंबर 2, बैंक में 2 एग्जाम्स होती है, एक होता है क्लरिकल, एक होता है प्रोबेशनरी ऑफिसर, जो कि हमने इससे पहले वाली सेशन में पूरा स्ट्रक्चर बैंकिंग के एग्जाम का डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, आइए एग्जाम की जब मैं बात करता हूँ गाइस, तो बैंक का जब भी एग्जाम कंडक्ट होता है तो ये 2 स्टेज में एग्जाम कंडक्ट होती है। सबसे पहले बैंक का प्रीलिम होता है, एंड अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर लेते हो तो फिर आपकी कौन सी एग्जाम्स होती है, मेंस। फिर चाहे आप क्लरिकल के एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, चाहे फिर आप ऑफिसर के हिसाब से प्रिपरेशन करिए, आपको दोनों भी स्टेजेस क्रॉस करना है। और इसके बाद जो थर्ड स्टेज आता है, पीओ वाली केस में इंटरव्यू आएगा, क्लरिकल वालों को एलपीटी आता है। इस टाइप का सारा डिस्कशन ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जिनको एग्जाम्स की डिटेल पता नहीं होगी, तो इससे पहले एक बैंकिंग के एग्जाम का इंट्रोडक्शन बोलकर वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड किया हुआ है, अब वो वीडियो याद से देख लीजिए, ताकि आपको बैंकिंग के एग्जाम्स में कौन कौन सी एग्जाम्स होती है, किस टाइप से एग्जाम्स होती है, सब्जेक्ट पैटर्न क्या होता है, मार्किंग क्या होता है, टाइमिंग क्या होता है, वो सारा डिटेल वीडियो में आपको मिल जाएगा। ठीक है, आइए अब टॉपिक वाइज चलते हैं। बैंकिंग के एग्जाम की अगर मैं बात करता हूँ तो सबसे पहला पॉइंट आता है, एक सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रोक्सीमेशन बोल के टॉपिक आता है, जो प्योरली बोडमास रूल के ऊपर चलता है, प्योरली कैलकुलेशन के ऊपर चलता है। इसमें सारे के सारे आपके बेसिक कंसेप्ट देखे जाते हैं। फिर चाहे आपका कैलकुलेशन का स्पीड हो, आपके टेबल है, स्क्वायर्स है, क्यूब्स है, परसेंटेज है, लॉजिक्स, ये सारा जो बेस होता है वो सारा बेस इसमें चेक किया जाता है। और इसके थ्रू ये टॉपिक के थ्रू आपका स्पीड कितना है वो फाइंड आउट किया जा सकता है। ये टॉपिक से रिलेटेड ऑन एन एवरेज आप ऐसा जूम कर सकते हो। अगर अपन बैंक क्लरिकल के हिसाब से आप पढ़ रहे हो, तो आपको क्लरिकल की प्रीलिम्स में ऑलमोस्ट एग्जाम्स में 10 क्वेश्चन फिक्स इसके रहेंगे। अगर मैं क्लरिकल मेंस की बात करता हूं, तो मे बी 5 या तो फिर 10 क्वेश्चन तो रहेगा। 5 आएंगे कि 10 आएंगे कंफर्म नहीं, बट 5 to 10 क्वेश्चन वहां पर आते हैं। इन द सेम वे अगर मैं बैंक पीओ की बात करता हूं, तो प्रीलिम्स में 5 to 10 क्वेश्चन आ सकते हैं। मेंस में आने के चांसेस थोड़े से कम, मैंने मे बी 5 लिखा हुआ है, बट चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि जब पीओ की मेंस की एग्जाम कंडक्ट होती है, तो वहां पर जो सब्जेक्ट होता है पूरा का पूरा सब्जेक्ट डीआई बेस होता है, तो वहां पर आने के चांसेस कम होते हैं। बट कभी कभार एक आधी एग्जाम में 5 क्वेश्चन का सेट आ सकता है, इसलिए मैंने वहां पर मे बी वर्ड लिखा हुआ है, कंफर्मेशन नहीं है। ये आपका पहला पॉइंट रहेगा, जो प्योरली बेसिक के ऊपर चलता है। देन पॉइंट नंबर 2 आता है नंबर सीरीज। ये नंबर सीरीज वाला टॉपिक गाइस सबसे इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आप कोई भी एग्जाम दे दीजिए, फिर चाहे बैंकिंग का एग्जाम हो, स्टाफ सिलेक्शन हो, रेलवे हो, इंश्योरेंस हो, एमबीए का हो, हर एग्जाम में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अकॉर्डिंग टू एग्जाम वेरी करने वाले हैं। इट मे भी कुछ एग्जाम्स में 1, कहीं पर 2, कहीं पर 3, कहीं पर 5 भी आ सकते हैं। जैसे बैंकिंग और एमबीए के एंट्रेंस की जो सीईटी की एग्जाम्स होती है, वहां पर ऑलमोस्ट जगह पर 5 क्वेश्चन का सेट नंबर सीरीज रिलेटेड वहां पर आपको आएगा। ये 5 क्वेश्चन ऑलमोस्ट आपको आना है, ध्यान रखना। तीसरा केस बनता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस, इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन का सेट कुछ एग्जाम्स में आएगा, कुछ में नहीं आएगा। मे बी मैंने देखो यहाँ पर ऑलवेज हर जगह पर मे बी वर्ड लिखा हुआ है। पीओ के मेंस में तो चलो ये आएगा ही नहीं, बट अदर एग्जाम्स में भी मे बी 5 क्वेश्चन का सेट यहाँ से आपको आ सकता है, कंफर्मेशन नहीं है। इसके बाद आता है डेटा इंटरप्रिटेशन। ये जो डेटा इंटरप्रिटेशन टॉपिक है, देखो ये टॉपिक का वेटेज एग्जाम्स के हिसाब से वेरी करता है। अगर आप बैंकिंग में क्लरिकल का प्रीलिम्स का एग्जाम दे रहे हो, तो 5 क्वेश्चन का एक ही सेट आपको आना है। अगर क्लरिकल में मेंस की एग्जाम आप दे रहे हो, तो मे बी 5 to 10 क्वेश्चन आपको वहां पर आ सकते हैं। अगर आप
पीओ का प्रीलिम्स दे रहे हो तो मे बी 10 to 15 क्वेश्चंस आपको वहां पर आ सकते हैं। बट गाइज अगर बैंक पीओ मेंस की मैं बात करूं, बैंक पीओ मेंस दैट इज आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ के मेंस की अगर मैं बात करता हूं तो वहां पर होल सेक्शन, पूरा का पूरा जो सेक्शन होता है वही डीआई का होता है। वहां पर जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो सारे के सारे क्वेश्चन डीआई के ऊपर ही बनते हैं। मैथ्स का कोई सब क्वेश्चन वहां पर बनता ही नहीं, ऐसा सिलेबस देता है। पूछते समय मैथ्स को यूज किया जा सकता है, एप्टीट्यूड बेस्ड डीआई बनता है, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई बनता है, वो कंसेप्ट अलग। बट जो कंसेप्ट जो सिलेबस में जो नाम दिया हुआ है वहां पर पूरा का पूरा सेक्शन, पूरा का पूरा जो सब्जेक्ट है ये कौन सा दिया हुआ आपको, डीआई का। ठीक है, इसके बाद लास्ट पॉइंट में एक आता है आपका अरिथमेटिक, जिसको कुछ लोग कमर्शियल मैथ्स भी बोलते हैं। इसमें आपके जो अरिथमेटिक वाले टॉपिक्स है लाइक एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, रेशियो, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम एंड वर्क, टाइम्स ऑफ डिस्टेंस, ज्योमेट्री भी इसमें आ सकता है, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी से बहुत सारी चीज आती है। ये सारा का सारा स्ट्रक्चर मिलाकर ऑन एन एवरेज क्लरिकल पीओ प्रीलिम्स में आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो अराउंड 10 to 15 क्वेश्चन, कहीं पर 12 आ सकते हैं, कहीं पर 13 आ सकते हैं, कहीं पर 15 आएंगे, कहीं पर 10 आएंगे, इट डिपेंड्स। अगर बाकी चीजों पर कुछ कम ज्यादा कर दिया तो यहाँ पर ये क्वेश्चन थोड़े वेरी कर सकते हैं, बट अराउंड 10 to 15 के रेंज में क्वेश्चंस वहां पर आपको यहाँ पर आ सकते हैं। चलेगा? यस। इस टाइप से अगर आप देखते हो तो एग्जाम वाइज अगर मैं डिस्कशन कराता हूँ तो बैंक क्लरिकल का जो एग्जाम्स होता है उसके प्रीलिम्स में अराउंड 35 क्वेश्चंस आते हैं। क्लरिकल की मेंस की अगर अपन बात करते हैं तो आपको 50 क्वेश्चंस रहेंगे। पीओ के प्रीलिम्स में आप देखोगे तो 35 क्वेश्चंस मैथ्स के आते हैं। बट पीओ की मेंस में जो 35 क्वेश्चंस आते हैं ये पूरे के पूरे 35 क्वेश्चंस कौन से सेक्शन के ऊपर रहेंगे, आपके डीआई के ऊपर रहेंगे, ध्यान रखना। एंड ये सारे क्वेश्चन के लिए जो आपको टाइम मिलता है उसमें क्लरिकल प्रीलिम्स ओनली 20 मिनट्स, बहुत नाइंसाफी है, 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स। हाँ, क्लरिकल मेंस 50 क्वेश्चन 45 मिनट्स, ठीक है। पीओ प्रीलिम्स 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, पीओ मेंस 35 क्वेश्चन 60 मिनट्स। देखो गाइज, क्लरिकल की प्रीलिम्स में कंपैरेटिवली 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, टाइम ऑलमोस्ट आधा है। बट पीओ की मेंस की मैं बात करता हूं तो 35 क्वेश्चन 60 मिनट, टाइम ऑलमोस्ट डबल कर दिया, टाइम डबल कर दिया। बट गाइज क्वेश्चन का लेवल भी अकॉर्डिंगली चेंज होता है, थोड़ा सा ध्यान रखना। ये रहेगा आपका स्ट्रक्चर। क्लियर है तक? यस, ठीक है। और टोटल मार्किंग भी नीचे दिया हुआ है। क्लरिकल में प्रीलिम्स में मैथ्स आएगा 35 मार्क्स के लिए, मेंस में आएगा 50 मार्क्स के लिए, पीओ की प्रीलिम्स में अगेन वो रहेगा 35 मार्क्स के लिए, और पीओ के मेंस में डीआर रहेगा आपको 60 मार्क्स के लिए। इस टाइप से पूरा स्ट्रक्चर यहाँ पर बना हुआ है। क्लियर? यस। चार्ट आप लोगों ने अभी नहीं बनाया तो चलेगा, आप आराम से वीडियो बाद में पॉज करके इसको देख सकते हो, या तो इसके रिलेटेड इस टाइप के सारे स्ट्रक्चर आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपना जो टेलीग्राम चैनल बनता है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर दिया हुआ है। टेलीग्राम चैनल की लिंक मैंने यहाँ पर दी हुई है, आप इसको लिख लीजिएगा, वो चैनल के ऊपर ये सारी पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखो, सब्जेक्ट का ओवरव्यू हम लोगों ने ले लिया, किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, क्या बनता है हम लोगों ने देख लिया। बट गाइस एक पॉइंट मैंने जनरल में ऑब्जर्व करता हूँ, जब भी हम लोग बैंकिंग के एग्जाम्स की बात करते हैं या कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की बात करते हैं, जब भी स्टूडेंट से बात होती है भाई मैथ्स के बारे में, जब भी डिस्कशन होता है तो ऑलमोस्ट लोग मोर देन 50-60% लोगों का कंसेप्ट ऐसा है कि इनको मैथ्स में डर बहुत लगता है। तो आइए हम लोग सबसे पहला काम, ये मैथ्स में डर क्यों लगता है, उसके रीजंस क्या क्या है, और अपने क्या करना चाहिए सो दैट ये सारे डर खत्म हो जाएंगे, कॉन्फिडेंट कैसे बनेंगे, इससे ऊपर थोड़ा सा एक डिस्कशन करते हैं, उसके बाद हम लोग प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। तो आइए, नंबर 1, डर लगने का रीजन, फियर फैक्टर, सबसे बड़ा रीजन डर लगने का क्या होता है। तो सबसे पहला पॉइंट होता है अपना सब्जेक्ट नॉलेज। अपना जो बेस होता है ना वही कच्चा होता है, वही वीक होता है। क्योंकि आज तक जब भी गाइज हम लोग प्रिपरेशन करते हैं, हम लोगों का जो प्रिपरेशन करने का मेन टारगेट होता है वो टारगेट होता है मार्क्स, स्कोर। आज तक जब भी हम लोगों ने पढ़ाई की है तो हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि इस टॉपिक के ऊपर कितने मार्क का क्वेश्चन आएगा और मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ। एग्जाम जब एकेडमिक सेशन अपना शुरू होता है एग्जाम के हिसाब से, जुलाई अगस्त से हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं, मार्च और अप्रैल में एग्जाम होती है। अपना टारगेट इतना ही होता है कि मार्च और अप्रैल में जब एग्जाम होगा तो मेरे को मार्क्स अच्छे मिल जाना चाहिए, दैट्स इट, बस उसी के लिए हम लोग पढ़ते हैं। हम लोगों ने कभी सेल्फ डेवलपमेंट के लिए, खुद को डेवलप होने के लिए कभी प्रिपरेशन किया ही नहीं है, जिसके वजह से क्या होता है, हम लोग आगे आगे पढ़ते चलते हैं, पीछे पीछे वो जीरो होते रहता है। आगे बढ़ो, आप आगे हम पीछे, वो पीछे का कुछ याद आता नहीं है, तो इसलिए सारा बेस हम लोग भूल जाते हैं। और जब बेस आप भूल जाते हो तो फिर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में तकलीफ होती है। ये सबसे बड़ा रीजन आपका बेस कच्चा है। एक सेकंड रीजन,
माइंडसेट एट द टाइम ऑफ स्कूल, जो मैंने अभी अभी आपको डिस्कस करा कि अपना जो माइंडसेट बनता है ये अपन एग्जाम ओरिएंटेड अपनी प्रिपरेशन होती है कि एग्जाम में क्या पूछते हैं उतना ही पढ़ना है, नहीं समझा तो इवन मैंने ऐसे बहुत सारे लोग देखे जो क्वेश्चन रट लेते, रट्टा मार लेते हैं, एज इट इज मगअप कर लेते हैं और एग्जाम में जाके लिख के आ जाते हैं, क्या लिखा क्यों लिखा कुछ नहीं समझता उनको, बस एग्जाम में पास होना है, यही उनका टारगेट होता है। ये जो माइंडसेट होता है ये माइंडसेट की वजह से हम लोग पीछे रह जाते हैं। पॉइंट नंबर 3, अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वेश्चन। बिकॉज ऑफ बेस, आपका बेस कच्चा होने की वजह से आपको टाइम पर क्वेश्चन ही नहीं समझ में आता है कि अपने को आदत कैसी पड़ी होती है, सीधा सीधा क्वेश्चन दिखता है तो क्वेश्चन दिख गया, फॉर्मूला लगा दियो, वैल्यूज पुटअप कर लिया, कैलकुलेशन कर लो, क्वेश्चन सॉल्व। बट कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की जब मैं स्पेसिफिकली बात करता हूं तो स्ट्रेट फॉरवर्ड सीधा सीधा फॉर्मूला बेस्ड का क्वेश्चन आपको कभी नहीं आने वाला है। जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपको घुमा फिरा कर पूछे जाते हैं जिसमें डायरेक्टली आपका कोई भी फॉर्मूला काम नहीं करता है। एक सबसे बड़ा इश्यू में बहुत सारे लोग देखता हूं, 80% लोगों का इश्यू होता है भैया क्वेश्चन ही नहीं समझा सर। क्वेश्चन ही नहीं समझा तो आंसर कहां से आएगा भैया? तो क्वेश्चन समझने के लिए आपका बेस उस टाइप से होना चाहिए। सेकेंड थिंग, क्वेश्चन पढ़ने के बाद वो क्वेश्चन का लिंक आपको, आपने जो प्रिपरेशन किया हुआ है, आपने जो प्रैक्टिस की है उसके हिसाब से आपको उसको लिंकअप करते आना चाहिए कि आपने जो पढ़ा है एज इट इज वो क्वेश्चन, जैसा एकेडमिक्स में सिलेबस फिक्स होता है, 5 यूनिट 5 चैप्टर पढ़ लीजिए आप पास हो जाते हो, 5 प्रीवियस 2-3 साल के पेपर देख लीजिए आप पास हो सकते हो। बट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में गाइस ऐसा नहीं होता है, आपका कोई क्वेश्चन यहाँ पर रिपीट नहीं होता है। अगर रिपीट होता तो यहाँ पर भी हम लोग पास हो जाते, यहाँ पर कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, तो आपको हर तरह से रेडी होना है। और किस तरह से नया कुछ नहीं पूछता है, क्वेश्चन वही होती थी वही से पूछता घुमा फिरा कर है, जो अपने को कंफ्यूज करता है क्योंकि अपने को इस टाइप की पढ़ने की आदत ही नहीं होती है। एक बहुत बड़ा इशू है। इसके बाद अपना सबसे बड़ा इशू होता है कि सर फॉर्मूला याद नहीं आता। भाई क्वेश्चन चलो समझ में आ गया तो फॉर्मूला याद नहीं आता क्योंकि अपने को फॉर्मूले की आदत है, क्वेश्चन सॉल्व करना है तो फॉर्मूला गिवन, फॉर्मूला कैलकुलेशन खत्म, ये अपना कंसेप्ट है। यहां पर ये पैटर्न काम नहीं करता है क्योंकि फॉर्मूला बेस ये बहुत लेंदी वर्क है और अपने पास इतना टाइम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अवेलेबल नहीं होता है, तो आप फॉर्मूला बेस वर्किंग नहीं कर सकते, आपको सारा काम लॉजिक बेस करना है, ध्यान रखना। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इसके आगे का पॉइंट बनता है कैलकुलेशन का स्पीड। चलो फॉर्मूला समझ में आ गया, वैल्यूज पुटअप कर भी ली, तो फिर जब कैलकुलेशन की बारी आती है तो यहां प्रॉब्लम आती है क्योंकि अपने को कैलकुलेटर की आदत है। और पिछले 5-7 साल में तो हद ही हो गई यार, थोड़ा सा छोटा सा भी एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन बोल दूं तो अपन तुरंत मोबाइल निकाल लेते, बटन दबा लेते, हाँ इसका आंसर आएगा, अपन थोड़ा भी और काम नहीं करते क्योंकि रेडीमेड अवेलेबल है। बट अपनी एग्जाम में इस टाइप का कैलकुलेटर वाला कंसेप्ट अलाउड नहीं है। आपको जितने भी गाइस कैलकुलेशन करना है, ये सारे के सारे जो कैलकुलेशंस आपको करना है, ये कैलकुलेशन ओरली करना है, आपको खुद को लिखकर करना है। यहाँ पर कोई इंस्ट्रूमेंट आप मोबाइल कैलकुलेटर वगैरह यूज नहीं कर सकते, तो इसको आपको डेवलप करना पड़ेगा। इसको डेवलप करना है तो इसके लिए बहुत सारी चीजें पढ़ना पड़ता है, लाइक टेबल है, स्क्वायर है, क्यूब है, इस टाइप का जो बेस आता है वो सारा आपको यहाँ पढ़ना पड़ेगा। तो जाकर आप जैसा बेस में बहुत सारी चीजें आती है, टॉपिक के हिसाब से बेस चेंज होता है। कैलकुलेशन की मैं बात करता हूँ तो आपको टेबल, स्क्वायर, क्यूब ये सारी चीजें आना चाहिए तो आपका बेस बन जाता है। ठीक है, एंड लैक ऑफ प्रैक्टिस सबसे बड़ा इशू होता है। प्रैक्टिस देखो, आपको गाइस स्पीड चाहिए क्योंकि जैसा हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा, 20 क्वेश्चन 35 मिनट्स, 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, उल्टा हो गया, सॉरी 35 क्वेश्चन 20 मिनट्स, 35 क्वेश्चन सॉल्व करना है 20 मिनट्स के अंदर, एक क्वेश्चन को 1 मिनट भी नहीं मिलता है। तो विद इन अ सेकंड 30-40 सेकंड में अगर आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है तो आपका स्पीड भी तो लगेगा, एंड स्पीड तभी डेवलप होगा जब आप प्रैक्टिस करोगे। प्रैक्टिस मीन्स एक या दो बार पढ़ना नहीं होता है, अगर आप कोई चीज एक या दो बार पढ़ रहे हो ना तो पढ़ाई और रिवीजन ही होता है। अनलेस एंड अनटिल जब तक कि आपको किसी क्वेश्चन को 3 to 4 टाइम सॉल्व करके नहीं देखते हो, आपकी प्रैक्टिस नहीं होगी, और जब तक प्रैक्टिस नहीं होगी आपका स्पीड नहीं बढ़ेगा। स्पीड नहीं बढ़ा तो आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पाओगे। ये सिंपल सा पैटर्न ध्यान रखना। ठीक है, ये सारा कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ गया तो अब इसको सॉल्व करना है तो देखो मैं एक डायग्रामेटिक पैटर्न में इसको आपको डिस्कस कराता हूँ, हाउ टू प्रिपेयर अपन ने कैसे पढ़ना चाहिए। हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहला काम है आप फोकस करोगे आपके बेस के ऊपर। बेस क्या रहेगा ये हम लोग आगे फिर डिस्कस करने वाले हैं। तो सब्जेक्ट का जो बेस होता है वो आपको पढ़ना है। एक बेसिक पढ़ने के बाद आप लोग अलग अलग टॉपिक का प्रैक्टिस करोगे, अलग अलग टॉपिक्स आप पढ़ने वाले हो। जब आप अलग अलग टॉपिक्स पढ़ोगे तो टॉपिक के साथ साथ में टॉपिक में बनने वाले लॉजिक्स भी आपको पढ़ना है। कहां से शुरू करना है, सबसे पहले अपन बेसिक। एग्जाम में क्या आता है ये बाद में देखेंगे, बट भैया सब्जेक्ट का बेसिक तो पढ़ लो। तो सब्जेक्ट का बेसिक पहले पढ़ना है, फिर आपके टॉपिक्स आपको पढ़ना है,
आप जब उस टॉपिक की प्रैक्टिस करोगे तो कुछ लॉजिक भी आपके साथ में आएंगे, बेसिक में भी कुछ लॉजिक बनते हैं, टॉपिक में भी कुछ लॉजिक बनते हैं। और जब ये तीनों चीजें आप एक साथ में करोगे, जब ये तीनों चीजें एक साथ करके अगर आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो जो आपका प्रैक्टिस रहेगा, ये तीनों का कॉम्बिनेशन बनाकर जब आप प्रैक्टिस करोगे, तो वो प्रैक्टिस के थ्रू धीरे धीरे आपका स्पीड और आपकी स्पीड और आपकी एक्यूरेसी, ये दोनों चीजें इंक्रीज हो जाएगी। एंड गाइस, जैसा जैसा आपका प्रैक्टिस और एक्यूरेसी इंक्रीज हो जाएगा, ऑटोमेटिकली आपका कॉन्फिडेंस वहां पर बढ़ेगा। और जैसा जैसा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते जाएगा, वैसा वैसा आपका जो डर है ना, ये खत्म हो जाएगा। एंड सोचो, जहां पर डर खत्म होगा, अगर आदमी कॉन्फिडेंट है, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से कोई रोक नहीं सकता, ध्यान रखना। तो अपना सबसे पहला काम है, विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिस, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना है, सो दैट ये डर नाम का कंसेप्ट खत्म हो जाना चाहिए। और एक बार अगर आपका सब्जेक्ट का डर खत्म हो गया, तो आपको एग्जाम क्रैक करने से बच्चों कोई रोक नहीं सकता। ये सिंपल सिंपल सा गोल्डन रूल है, आप इसको ध्यान रखिएगा। क्लियर? ओके, चलो अब हम लोग चलते अपने सब्जेक्ट की तरफ। हम लोग सब्जेक्ट का प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं। सब्जेक्ट की प्रिपरेशन में सबसे पहला कंसेप्ट बेसिक में आता है, इंट्रोडक्शन टू नंबर। मैथ्स में सबसे पहला टॉपिक आता है इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर, दैट इज नंबर सिस्टम। पढ़ने के पहले फिर से बेस पे अपनाएगा ना, व्हाट इज बेस। अब यहां पर बेस क्या होता है, कहीं जैसा देखो, आप लोगों ने जब इंग्लिश पढ़ा था, आप लोगों ने बचपन में जब इंग्लिश पढ़ा था, तो आपने शुरुआत कहां से की थी? आपने नाउन, प्रोनाउन, पार्ट ऑफ स्पीच, सेंटेंस, ग्रामर, ये सब नहीं पढ़ा था। बच्चों, अपने शुरुआत कहां से की थी? तो अपनी शुरुआत होती थी कहां से? सो ए बी सी डी ई एफ, दैट इज अल्फाबेट से लेकर हम लोगों ने कहानी शुरू की थी। यस और नो? याद है कुछ? जबकि देखा जाए तो एग्जाम में अल्फाबेट्स तो कोई पूछता नहीं है, एग्जाम में इंग्लिश के वर्ड्स आते हैं, बराबर ना, वर्ड्स आते हैं, ग्रामर आता है, सेंटेंस आते हैं, लेकिन स्टिल हम लोगों ने शुरुआत कहां से की थी? अल्फाबेट्स को लेकर। इन द सेम वे, जब वो इंग्लिश के कुछ अल्फाबेट्स एक साथ में आते हैं, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स बनता है, उसका वर्ड बन जाता है। ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स इज नथिंग बट क्या बनता है? आपका वर्ड। और ये जो वर्ड्स बनते हैं, वो वर्ड के टाइप्स ऑफ वर्ड्स के लिए हम लोग फिर पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ते हैं, दैट इज नाउन, प्रोनाउन वगैरह वगैरह वगैरह, इस टाइप से आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। इन द सेम वे, उसी टाइप से हम लोग आज मैथ्स को स्टार्ट करने वाले हैं। नाउ इन केस ऑफ मैथ्स, बेस क्या रहेगा? तो मैथ्स में सबसे पहला वर्ड आता है गाइस अपने लिए डिजिट्स। कौन सा वर्ड आएगा? डिजिट्स। अब डिजिट्स में कौन आएगा? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, these are 10 डिजिट्स जो हम लोग मैथ्स में यूज कर सकते हैं। इन डिजिट्स के साथ साथ में मैथ्स में सिंबल्स भी आते हैं, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन एंड इक्वल टू। ये सारे साइंस भी आपके बीच में आने वाले हैं। और ये सारे डिजिट्स और सिंबल को लेकर पूरा मैथ्स बनता है। जैसा इंग्लिश में आते हैं अल्फाबेट्स, यहां पर क्या आने वाले आपके? डिजिट्स। यस, डिजिट्स एंड सिंबल। अब जब वहां पर इंग्लिश वाली केस में ग्रुप ऑफ अल्फाबेट इज कॉल्ड एज वर्ड, यहां पर ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड एज नंबर। ग्रुप ऑफ डिजिट इज कॉल्ड एज नंबर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नंबर सिस्टम, नंबर के टाइप्स। जैसा इंग्लिश में आपने पढ़ा था टाइप्स ऑफ वर्ड्स, दैट इज पार्ट ऑफ स्पीच, हम लोग पढ़ने वाले टाइप्स ऑफ नंबर्स। चलेगा? एक पूरा चार्ट के फॉर्म में मैं इसको डिस्कस करूंगा। डेफिनेशंस वगैरह 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 सारा डिटेल आपको चैनल में पीडीएफ के फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। अभी सिर्फ कंसेप्ट समझ लीजिए मैं क्या बोल रहा हूं आपको, ठीक है? नाउ टाइप्स ऑफ नंबर में देखो गाइस, एक यूनिवर्सली वर्ड यूज किया जाता है, दैट इज कॉम्प्लेक्स नंबर। ऐसा वर्ड था, कॉम्प्लेक्स यानी मिक्सचर। कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है? मिक्सचर। सारे के सारे नंबर इसके अंदर आ गए। नाउ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये मेन आपका नाम आ गया। अब नंबर के बेसिक दो टाइप्स होते हैं, एक रियल नंबर, सेकंड आता है इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर। अपने डे टू डे लाइफ में हम लोग जनरली रियल नंबर्स के ऊपर काम करते हैं। इमेजिनरी, सपोज एक्स वाई जेड ऐसा बोलते हैं ना अपन, एजम्पशन बेस्ड जो वर्किंग होता है, वो सारे के सारे कौन से नंबर आएंगे? आपके इमेजिनरी। तो हम लोगों को जो सिलेबस के हिसाब से पढ़ना होता है, वो होते हैं आपके सारे के सारे रियल नंबर्स। कौन से नंबर? रियल। नाउ रियल नंबर को अगर आप फिर देखोगे, तो ये रियल नंबर की दो कैटेगरीज बनती है। एक होता है रैशनल नंबर, दूसरा आता है इररेशनल। नाउ व्हाट इज रैशनल एंड व्हाट इज इररेशनल नंबर? तो सिंपल लैंग्वेज में, रैशनल नंबर मींस नंबर्स विच आर एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर्स विच आर एक्सप्रेस विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a by b और p by q है लिखा हुआ है। वेयर एज q इज इक्वल टू नॉट 0।
Yes. And in case of irrational number, numbers which cannot be written in the form of p by q, whereas q is equal to not zero, जो नंबर्स को p by q के फॉर्म में लिख नहीं सकते वो सारे के सारे कौन से रहेंगे आपके इरेशनल नंबर. फॉर एन एग्जांपल, कुछ लोग इसको ऐसे बोलते हैं, इरेशनल का मतलब जिसको कन्वर्ट, जैसा मान लो फॉर एन एग्जांपल √3 इरेशनल में आता है, जिसका एग्जैक्ट वैल्यू हम लोग फाइंड आउट नहीं कर सकते, मैथमेटिकल कैलकुलेशन हम लोग जिसके साथ नहीं कर सकते, उस टाइप के जो नंबर्स होते हैं उसको क्या बोला जाता है, इरेशनल नंबर. एंड नॉर्मली जो हम लोग कैलकुलेशन के लिए जो नंबर्स यूज कर सकते हैं, कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू नंबर्स अपन यूज करते हैं, वो सारे के सारे नंबर कौन होते हैं आपके रैशनल नंबर. तो आप ऐसा एज्यूम कर सकते हो कि अपने हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम होता है दैट इज रैशनल नंबर. जो नॉर्मली जो नंबर्स हम लोग यूज करते हैं वो सारे के सारे कौन से होते हैं आपके रैशनल नंबर. ठीक है. नाउ रैशनल नंबर की फिर दो कैटेगरीज बनती है, एक इंटीजर्स, दूसरा फ्रैक्शन. इंटीजर्स एंड फ्रैक्शन. तो इंटीजर्स और फ्रैक्शन में क्या, तो फ्रैक्शन ये कंसेप्ट हम लोग सेपरेटली अलग से डिस्कस करते हैं. अभी हम लोग सिर्फ चलते हैं इंटीजर्स के ऊपर. किसके ऊपर, इंटीजर्स. अब नाउ इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, तो इंटीजर्स में दो कैटेगरीज आती है, एक होता है निगेटिव, एक होता है होल. आपको अगर गाइस याद होगा तो स्कूल में आप लोगों ने नंबर लाइन पढ़ा होगा, नंबर लाइन याद होगा ना, नंबर लाइन पढ़ते हैं हम लोग 8, 9, 10 में ज्योमेट्री. ये देखो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, ये नंबर लाइन मैंने यहाँ पर बना हुआ है, ये नंबर लाइन यहाँ पर बना हुआ है. इसके बीच में सेंटर में क्या होता है, जीरो. बीच में क्या होता है, जीरो. राइट हैंड साइड में 1 2 3 4 हम लोग लिखते हैं, दिस ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड जीरो के लेफ्ट हैंड साइड में जो आते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके नेगेटिव इंटीजर्स. एंड सिंपल लैंग्वेज में नंबर लाइन के ऊपर जितनी भी वैल्यूज आती है, किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर जितनी भी वैल्यूज आती है वो सारे के सारे क्या होते हैं आपके इंटीजर्स. वो सारे के सारे क्या होते हैं, इंटीजर्स. एंड दो इंटीजर्स के बीच में जो वैल्यूज है वो होती है फ्रैक्शंस. फॉर एन एग्जांपल स्क्रीन पर देखिए, जैसा मान लो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1 और ये 2 लिखा हुआ है, सो 1 एंड 2 के बीच का जो पार्ट होता है ना, ये होता है आपका फ्रैक्शन. 1 एंड 2 के बीच में जो आएगा वो क्या रहेगा आपका फ्रैक्शन. वो हम लोग अलग से डिस्कस करते हैं, अभी हम लोग सिर्फ इंटीजर्स की बात करते हैं. सो इंटीजर्स में दो कैटेगरीज आती है, एक निगेटिव और दूसरा आता है होल. फिर होल के अलग से, जैसा देखो नंबर लाइन के हिसाब से अगर मैं चलता हूं तो नंबर लाइन पे जो सेंटर में लिखा जाता है ये होता है जीरो. जीरो इज न्यूट्रल, जीरो इज नाइदर पॉजिटिव नॉर निगेटिव. जीरो को हम लोग किसी भी कैटेगरी में डिवाइड नहीं करते हैं, जीरो इज ऑलवेज न्यूट्रल. बिकॉज जीरो को अगर आपने कोई भी साइन यूज किया, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, तो उसका कोई इफेक्ट होता नहीं है. सो जीरो इज न्यूट्रल. जीरो की राइट हैंड साइड दिस ऑल आर पॉजिटिव इंटीजर्स. एंड जीरो की लेफ्ट हैंड साइड दिस ऑल आर निगेटिव इंटीजर्स. जीरो के राइट में कौन से आएंगे, पॉजिटिव. जीरो के लेफ्ट में कौन से आएंगे, निगेटिव. एंड जीरो इज न्यूट्रल. हम लोगों ने कैटेगरी के हिसाब से इसके दो कैटेगरीज बनाई है, एक निगेटिव इंटीजर्स, दूसरा होल नंबर. तो हम लोग जो और डिवाइडेशन करते हैं, जो और क्लासिफिकेशन चलेगा वो होगा होल नंबर का. होल नंबर में दो पॉइंट आते हैं, एक जीरो दैट इज न्यूट्रल और दूसरा आएगा आपका नेचुरल नंबर. कौन सा आएगा आपका नेचुरल नंबर. नाउ व्हाट इज नेचुरल नंबर, तो सिंपल लैंग्वेज में इन आवर डे टू डे लाइफ काउंटिंग पर्पस के लिए हम लोग जो भी नंबर्स को यूज कर सकते हैं, कौन सा नंबर, काउंटिंग. मान लो फॉर एग्जांपल गाइस, सोचो अपनी क्लास चल रही है, अब क्लास में कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए, मेरे को काउंट करना है क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं. तो मैं इस टाइप से काउंटिंग करूंगा क्या, 0 1 2 3 4 एंड सो ऑन. यस, नो, बिकॉज काउंटिंग जीरो से नहीं होता है. ओके, ऐसा हो सकता है कि देखो तो -1 -2 -3 -4, नहीं. अच्छा 1.1 2.2 3 ऐसा होता है, नहीं. काउंटिंग कहां से स्टार्ट होता है, सो काउंटिंग ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम 1. कहां से शुरू होता है, 1 से. तो सिंपल लैंग्वेज में ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर कॉल्ड एज नेचुरल. जो भी नंबर्स हम लोग काउंटिंग पर्पस के लिए यूज करते हैं वो सारे के सारे नंबर्स को क्या बोला जाता है, नेचुरल नंबर. क्लियर कंसेप्ट. नेचुरल नंबर क्या रहेगा आपका, काउंटिंग. एंड नेचुरल नंबर प्लस जीरो ये दोनों मिलाकर बनता है होल नंबर. देखो ये नेचुरल और होल, जीरो, नेचुरल एंड जीरो दोनों मिलाकर क्या बनता है आपका
होल नंबर। क्लियर? यस। ये जो नेचुरल नंबर आता है इसके फिर से कुछ अलग अलग पार्ट बनते हैं, ध्यान से देखना, एक एक पार्ट है, ध्यान से सुनना। पॉइंट नंबर 1, नेचुरल नंबर की पहली दो कैटेगरीज होती है इवन एंड ऑड। इवन एंड ऑड। तो देखो सबसे पहला केस इवन नंबर क्या होता है, कौन सा नंबर? इवन। नाउ व्हाट इज इवन नंबर? ध्यान से देखना गाइस, पढ़ने में कैसा डिफरेंस आता है। व्हाट इज इवन नंबर कॉमन क्वेश्चन आप किसी से भी पूछ लीजिए। अगर आपने 10 लोगों को पूछा कि भैया इवन नंबर क्या होता है, तो आउट ऑफ 10 8 लोगों का कम से कम आंसर आएगा नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर। क्या आएगा? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर। बट गाइस उन्हीं लोगों को अगर आपने और एक क्वेश्चन पूछा कि भैया सपोज एक नंबर, ध्यान से देखना, मैं यहाँ कॉर्नर पे लिखता हूँ, ध्यान से देखना। सपोज एक नंबर लिखा 321674, एक नंबर है। 3,21,674 एक नंबर है, और ये नंबर इवन है क्या बताओ? तो लोग तुरंत हाँ या ना जो बोलना बोल देते हैं। इट डिपेंड्स ऑन नंबर क्या लिखा है, अकॉर्डिंगली यस और नो जो भी आंसर आएगा तुरंत आएगा। लेकिन जब डेफिनेशन पूछते हो तो क्या बोला जाता है? नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर। और जब आप एक नंबर उनके सामने रख दो, उनसे पूछ लो भैया इवन है कि ऑड बताओ, तो तुरंत इवन और ऑड बोल देता है। आप भी सोचो ना, मैंने आपको एक नंबर दी, आपको पूछ लिया इवन है कि ऑड बताओ, तो इसको देखकर आप तुरंत बोल सकते हो आखिरी में 4, इसका मतलब इवन नंबर है। सो आपने कैसे फाइंड आउट किया? सो आपने जो इवन नंबर बताया ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डिजिट। सो गाइज जब हम लोग सिर्फ यूनिट डिजिट के बेस पर इवन ऑड को क्लासिफाई कर सकते हैं, तो मेरे को बताइए नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 2 आर कॉल्ड एज इवन नंबर, डेफिनेशन का क्या है? आपने डेफिनेशन जरूर पढ़ा होगा, ऑलमोस्ट बुक्स में डेफिनेशन लिखी हुई है, लेकिन जब भी इवन ऑड को क्लासिफाई करना होता है, आपने कभी नंबर को 2 से डिवाइड करके देखा क्या? यस, नहीं देखते हम लोग। तो हम लोग इवन ऑड क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट डिजिट। तो हम लोग उसी तरह से पढ़ते हैं ना भाई, प्रैक्टिकली जिस टाइप से वर्क करना है उसी टाइप से पढ़ो। जबरदस्ती अननेसेसरी बुक्स की डेफिनेशन रटना नहीं है, दिमाग नहीं लगाना है, अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करना है। ये थोड़ा ध्यान रखना, पढ़ने का तरीका चेंज करना है। पढ़ना वही है जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, सिर्फ थोड़ा सा तरीका चेंज करना, ध्यान रखना है। सो इन केस ऑफ इवन हम लोग क्या बोलेंगे? अगर नंबर का यूनिट डिजिट 0, 2, 4, 6 और 8 है, तो आपका नंबर क्या रहेगा? इवन। एंड सपोज टोटल नंबर ऑफ डिजिट्स थे 10, आपको याद होगा अपन ने जब स्टार्ट किया था डिजिट्स कितने थे? 10। क्योंकि जितने भी नंबर्स बनने वाले हैं वो सारे के सारे नंबर उसी 10 डिजिट्स को लेकर बनते हैं। जैसा इंग्लिश का कोई भी वर्ड जब बनता है तो A to Z ये 26 अल्फाबेट में से ही कोई ना कोई अल्फाबेट लेकर बनता है। इन द सेम वे मैथ्स में जब भी कोई नंबर बनता है तो 1 2 3 से लेकर 0 तक के 10 डिजिट्स का डिस्कशन हम लोगों ने किया था, उसी 10 डिजिट्स को लेकर ये सारे नंबर बनते हैं। एंड आउट ऑफ द 10 डिजिट्स 0, 2, 4, 6, 8 ये 5 डिजिट्स इवन वाली कैटेगरी में काउंट होते हैं। सो व्हाट अबाउट रिमेनिंग? दैट इज अगर यूनिट प्लेस पर 1, 3, 5, 7 एंड 9 रहा, कौन कौन? 1, 3, 5, 7, 9 अगर रहा, तो वो सारे के सारे नंबर कौन से रहेंगे? आपके ऑड नंबर। कौन से रहेंगे? ऑड नंबर। वन मोर थिंग, जो नेचुरल नंबर का कंसेप्ट होता है, नेचुरल नंबर की दो कैटेगरीज बनती है, एक होता है ऑड, एक होता है इवन। एंड नेचुरल नंबर वाली सीक्वेंस में अल्टरनेट वैल्यूज ऑड इवन के फॉर्म में आती है। पहला नंबर 1, 1 इज ऑड, सो 2 इज इवन, अगेन 3 ऑड, 4 इवन, 5 ऑड, 6 इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऑड इवन, ऐसा कंसेप्ट चलता है। इस अगर मैंने आपको पूछ लिया कि बताओ अप टू 100 100 तक कितने ऑड कितने इवन नंबर आते हैं, तो आउट ऑफ 100 100 तक आधे ऑड आधे इवन। एंड हम लोग क्या बोलेंगे? 50 ऑड 50 इवन। एकदम सिंपल सिंपल कंसेप्ट। क्लियर? ये होगा आपका बेसिक दो कैटेगरीज, दैट इज ऑड एंड इवन। अगेन उसी नेचुरल नंबर में आगे और दो कैटेगरीज आती है, ध्यान से देखना। ऑल द नेचुरल नंबर्स विच आर ग्रेटर देन 1। क्या बोला मैंने? ग्रेटर देन 1 मींस एक्सेप्ट 1 आप बोल सकते हो, और स्टार्टिंग फ्रॉम 2 भी आप बोल सकते हो। 2 से आगे 2, 3, 4 ऑनवर्ड्स जितने भी नेचुरल नंबर्स आते हैं, इनकी और दो कैटेगरीज बनती है। एक होता है प्राइम नंबर, एक होता है कंपोजिट नंबर। एक रहेगा प्राइम और एक रहेगा कंपोजिट। नाउ व्हाट इज प्राइम, व्हाट इज कंपोजिट नंबर? सो अगेन सिंपल कंसेप्ट है, numbers which are divisible by only one and itself are called as prime number। यानी हम लोग क्या बोलेंगे सिंपल लैंग्वेज में, जो नंबर को सिर्फ 1, 1 एंड नंबर इटसेल्फ से ही डिवाइड होता है। किसे किसे होना चाहिए? 1
एंड इटसेल्फ, इन दोनों से ही अगर आपका नंबर डिवाइड होता है तो उसको प्राइम नंबर बोला जाएगा। जैसा फॉर एन एग्जांपल 5 की अगर मैं बात करता हूं तो 5 को हम लोग क्या बोलते हैं 5 इंटू 1, 7 को आप क्या बोलोगे 7 इंटू 1, 13 को आप क्या बोलोगे 13 इंटू 1। सो 5, 7, 13, 11, 19 दिस ऑल आर प्राइम नंबर। बट सपोज मैंने बोल दिया 6, तो 6 को आप 2 इंटू 3 भी तो बोल सकते हो ना, तो 6 इज नॉट अ प्राइम। 20 को आप 2 इंटू 10, 4 इंटू 5 लिख सकते हो, सो 20 इज अगेन नॉट अ प्राइम। सो फिर 26 ये किस में आएंगे? तो ये सारे के सारे नंबर आते हैं आपके कंपोजिट वाली कैटेगरी में। प्राइम यानी कौन? जिसको सिर्फ वन एंड इटसेल्फ से डिवाइड होता है वो प्राइम होता है, और जो प्राइम नहीं होता है वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर। क्लियर कंसेप्ट? प्राइम एंड कंपोजिट। अब ध्यान से देखो, स्टार्टिंग फ्रॉम 2 की अगर मैं बात करता हूं तो 2 के फैक्टर क्या बनते हैं? 2 के फैक्टर बनते हैं 2 इज इक्वल टू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1। तो अगेन ध्यान से देखना, 2 इंटू 1 एक थोड़ा सा कंडीशन है, 2 इंटू 1 यानी 1 एंड इटसेल्फ वाला कंसेप्ट आया। सो 2 इज द फर्स्ट इवन नंबर, 2 is the first even number which is also called as prime number, क्योंकि 2 को 2 into 1 के अलावा दूसरा कोई ऑप्शन बनता नहीं है। So 2 is the first even number, again 2 is the first prime number। After 2 अगला नंबर आता है 3, 3 is the first odd number, but 3 को 3 into 1 के अलावा लिखने का कोई ऑप्शन बनता नहीं है। So 3 is again prime number। But after 3 में अगर 4 पे आता हूं तो 4 को हम लोग 2 into 2 लिख सकते हैं। So 4 is composite number। फर्स्ट प्राइम नंबर आएगा 2, फर्स्ट कंपोजिट नंबर आएगा 4। ध्यान रखना इसको आपने। यस। इसके बाद प्राइम और कंपोजिट के बाद एक आता है को प्राइम नंबर। नाउ व्हाट इज को प्राइम नंबर? सो सिंपली को प्राइम नंबर में क्या होता है कि इफ एक नंबर की पेयर रहेगी एंड एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, ऐसी कंडीशन मैंने आपको दी थी। क्या लिखा मैंने? एचसीएफ ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू 1, then A and B are called as co-prime number। इसका सिंपल मीनिंग बनता है, अगर किसी दो नंबर के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, क्योंकि मैंने क्या बोला HCF दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इज इक्वल टू 1। बट गाइज एक चीज ध्यान से सोचो, जब भी हम लोग फैक्टरेशन की बात करते हैं, जब भी नंबर के फैक्टर बनते हैं तो आप उसमें 1 लिखते हो क्या? आपने अभी ऐसा किया क्या? सपोज मैंने बोला 12 के फैक्टर तो 2 इंटू 6 इंटू 1, ऐसा कभी लिखा नहीं। 12 के फैक्टर में हम क्या लिखते हैं 3 इंटू 4, 2 इंटू 6, बट इंटू 1 हम कभी लिखते नहीं है, बिकॉज 1 इज ऑलवेज कॉमन फैक्टर में आता है। अब वहां क्या बोला एचसीएफ इज 1, इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन होना चाहिए? 1। इसका मतलब सिंपल लैंग्वेज में 1 के अलावा दूसरा कोई भी कॉमन फैक्टर वहां पर नहीं होना चाहिए। वो सारे के सारे नंबर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? को-प्राइम। फॉर एन एग्जांपल सपोज अगर मैं 15 एंड 20 कंसीडर करता हूं, 15 एंड 20, सो 15 के फैक्टर बनते हैं 5 इंटू 3, 15 के फैक्टर 5 इंटू 3 एंड 20 के फैक्टर 5 इंटू 4। नाउ 15 एंड 20 में 15 में 5 इंटू 3, 20 में 5 इंटू 4, कॉमन में कौन आ रहा है? 5। सो कॉमन फैक्टर इज 5, तो ये को-प्राइम में नहीं आएगा, बिकॉज दोनों में कॉमन कौन आ रहा है? 5। सो 15 एंड 20 आर नॉट को-प्राइम नंबर। बट अगर मैं 15 और 16 की बात कर लेता हूं, 15 और 16, सो 15 के फैक्टर बनते हैं 3 इंटू 5, 16 बनता है 8 इंटू 2 और 4 इंटू 4। सो 15 में 3 5 आता है, 16 में 2 8 आता है, तो फिर 4 4 आएगा। सो यहां पर कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। सो 15 एंड 16 आर कॉल्ड एज को-प्राइम नंबर, ऐसा आप बोल सकते हो। कंसेप्ट क्लियर? ये को-प्राइम नंबर बहुत काम की चीज है, इसको ध्यान रखना, ये आगे बहुत सी जगह एज अ लॉजिक बोलकर अपने काम में आ सकती है। ठीक है। एंड आफ्टर को-प्राइम लास्ट में एक नंबर वर्ड आता है परफेक्ट नंबर। गाइस जनरली परफेक्ट नंबर वाला कंसेप्ट ऑलमोस्ट कहीं पर भी यूज में आता नहीं है। नाउ परफेक्ट नंबर एक्चुअली होता क्या है? सो एक कंडीशन, एक डेफिनेशन दी हुई है, सुन लो पहले, मैं एक एग्जांपल के थ्रू प्रूव कर देता हूं आपको। इफ सम ऑफ ऑल द फैक्टर ऑफ अ नंबर excluding number itself is equal to that number, then the number is called as perfect number। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या बनता है? किसी नंबर के सारे फैक्टर, उसको डिवाइड करने वाले फैक्टर, तो फिर आप डिवाइजर बोल सकते हो। नंबर के सारे डिवाइजर एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ का मतलब वो नंबर छोड़कर जितने भी डिवाइजर आते हैं, अगर वो डिवाइजर का टोटल नंबर के बराबरी में आता है तो उसको परफेक्ट नंबर बोलते हैं। फॉर एन एग्जांपल अपन ट्राई करो, ऊपर देखो, यहां लिखता हूं मैं 10 के डिवाइजर सॉरी 10 के फैक्टर 10 को किस किस नंबर से डिवाइड होता है?
सो 10 को 1 से डिवाइड होता है, 2 से डिवाइड होता है, 5 से होता है, एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ बोला था, 10 छोड़ दीजिए। सो 1 + 2 + 5 का टोटल 10 बनता है क्या? नहीं। सो 10 इज नॉट अ परफेक्ट, 10 परफेक्ट नंबर में आएगा नहीं। बट अगर आपने 6 को यूज किया तो 6 में आता है 1 2 3। 6 को 1 से भी डिवाइड होता है, 2 से भी होता है, 3 से होता है, एक्सक्लूडिंग नंबर इटसेल्फ 6 के अलावा 1 2 3 आता है। एंड आप चेक कर लो 1 + 2 + 3 6 बनता है। 1 + 2 + 3 क्या बनता है? 6। सो 6 इज द फर्स्ट परफेक्ट नंबर। 6 क्या रहेगा आपका फर्स्ट परफेक्ट नंबर। गाइस आफ्टर 6 अगर अगला परफेक्ट नंबर आपको चाहिए तो सीधा बनता है 28। अब 28 को भी चेक कर लीजिए, 28 के सारे डिवाइजर का टोटल 28 ही बनता है। सो फर्स्ट परफेक्ट नंबर इज 6, अगला परफेक्ट नंबर आएगा 28। इस टाइप से ये सारे नंबर की कैटेगरीज बनती है। एंड लास्ट पॉइंट इसमें और एक आता है, दैट इज कॉन्जिक्यूटिव नंबर। नाउ व्हाट इज कॉन्जिक्यूटिव? सो कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग बनता है सिंपल लैंग्वेज में सक्सेसिव नंबर। कौन सा नंबर? सक्सेसिव नंबर। जो 1 बाय 1 आते हैं, एक के बाद एक आने वाले जो नंबर्स होते हैं उसको बोला जाता है कॉन्जिक्यूटिव नंबर। इसमें 3 पॉइंट हम लोग लेते हैं। एक, कॉन्जिक्यूटिव नंबर और कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आ सकता है, एक कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आएगा और एक कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर आएगा। नाउ अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल की बात करता हूं, सपोज फॉर एग्जांपल मैंने यहां लिखा 7 8 9, 3 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो गए। सपोज मैंने ऐसा लिख दिया 22 23 24 25, 4 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर आ गई, बराबर ना। बट अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव इवन की बात करता हूं तो मैंने वर्ड कौन सा लगाया? इवन। तो यहां पर भी एक के बाद एक नंबर आएंगे, बट वो सारे के सारे नंबर कौन से रहेंगे? इवन। फॉर एन एग्जांपल सपोज अपन ने लिखा 16, सो आफ्टर 16 अगला इवन नंबर कौन सा आता है? 18। आफ्टर 18 कौन आएगा? 20। सो दीज आर 3 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। इन द सेम वे अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड की बात करता हूं तो यहां पर सारे के सारे जो नंबर्स हो कौन से आएंगे? ऑड। फॉर एन एग्जांपल लाइक 31 33 35। सपोज मैंने ऐसा लिख दिया 67 69 71 73, कॉन्जिक्यूटिव ऑड। इस टाइप से चलता है कॉन्जिक्यूटिव ऑड एंड इवन। कॉन्जिक्यूटिव ऑड एंड इवन, इनके बीच में जो डिफरेंस आता है ऑलवेज 2 का बनता है। अब देख लो ये कॉर्नर पर ना राइट हैंड साइड में 31 33 के बीच में 2 का डिफरेंस है, 33 35 में 2 का डिफरेंस है। बट अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल की बात करता हूं, इधर जो लेफ्ट हैंड साइड में लिखा था अपन ने 7 8 में 1 का गैप है, 8 और 9 में 1 का गैप है, 9 के आगे 10 लिख दूं, यहाँ पर भी 1 का गैप आएगा। मींस कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर्स जो आते हैं वहां पर डिफरेंस बनता है 1 का। बट अगर मैं कॉन्जिक्यूटिव ऑड इवन की बात करता हूं गाइस तो वहां पर डिफरेंस कितने का आता है? 2 का। ये आपने ध्यान रखना है। क्लियर? यस। नाउ इसके आगे देखो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ये जो भी डिस्कशन हम लोगों ने किया इसका एक क्रक्स है, इसकी जो मेन चीज आपको ध्यान में रखना है। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहला पॉइंट आता है 2 इज द लीस्ट प्राइम नंबर। सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा है? तो 2। बच्चों बहुत सी बार यहाँ कंफ्यूजन होता है, कुछ लोग फर्स्ट प्राइम नंबर एज अ 1 और 3 कंसिडर कर लेते हैं और एग्जाम में गड़बड़ कर लेते हैं। देखो आपको एग्जाम में व्हाट इज प्राइम नंबर ऐसा कहीं पर क्वेश्चन आएगा नहीं। बट सपोज आपको ऐसा पूछा फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर। एवरेज टॉपिक का क्वेश्चन है जिसमें प्राइम नंबर वर्ड भी आ गया, स्क्वायर भी आ गया। क्वेश्चन क्या था? फाइंड द एवरेज ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट 5 प्राइम नंबर, यानी पहले 5 प्राइम नंबर के स्क्वायर का एवरेज फाइंड आउट करना है। अब बताओ आपको व्हाट इज प्राइम नंबर ये तो नहीं पूछा, लेकिन जो एवरेज के ऊपर क्वेश्चन बना उसमें प्राइम नंबर यूज कर लिया। अब अगर अपने को प्राइम नंबर ही पता नहीं है या तो वही आपके दिमाग में कंफ्यूजन है कि प्राइम नंबर कहां से शुरू होते हैं, फर्स्ट प्राइम नंबर कौन सा है, तो आप एवरेज का क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं कर पाओगे। सो इस टाइप से बेस होना बहुत जरूरी है। ये हर एक चीज कहीं ना कहीं पर इनडायरेक्टली आपके काम में आएगी। सो 2 इज द फर्स्ट प्राइम नंबर, एक। देन 4 इज द लीस्ट कंपोजिट नंबर। 4 क्या रहेगा आपका? सबसे पहला कंपोजिट नंबर। कंपोजिट मतलब जिसके फैक्टर बनते हैं, प्राइम का मतलब जिसके फैक्टर नहीं बनते हैं। 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट। आपको याद होगा तो मैंने बोला था all the natural number which are greater than 1 or starting from 2, ऐसा मैंने बोला था, are also divided into two categories, that is prime and composite। ठीक है। उसके बाद में up to 100 there are 25 प्राइम नंबर्स आते हैं, 100 तक पूरे 25 प्राइम नंबर्स आते हैं। कौन कौन से आते हैं मैंने यहाँ पर लिखे, आराम से आप इसको बाद में देख लेना, पढ़ लेना, लिख लेना। ठीक है। एंड एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर, क्योंकि अपन ने होल नंबर की 2 कैटेगरीज बनाई थी, एक था न्यूट्रल 0 और एक था आपका नेचुरल नंबर। चलेगा। एंड
डिफरेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड और इवन नंबर इज ऑलवेज 2। किसी भी दो कॉन्जिक्यूटिव ऑड इवन नंबर के बीच का डिफरेंस आता है 2 का, एंड कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल के बीच में डिफरेंस आएगा 1 का। इसके साथ साथ में आपको कुछ पॉइंट और ध्यान रखना, ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूं। ऑल द इवन नंबर्स आर कंपोजिट नंबर। ध्यान से सुनना क्या बोल रहा हूं, एक कंडीशन भी आएगी फिर से, ऑल इवन आर कंपोजिट, एक्सेप्शन रहेगा 2। अदर देन 2 के अलावा जितने भी इवन नंबर बनते हैं वो सारे के सारे इवन नंबर कौन से होते हैं, कंपोजिट नंबर। इन द सेम वे ऑल प्राइम नंबर आर ऑड नंबर, यहां पर भी एक्सेप्शन क्या रहेगा आपका 2। अगर मैं दोनों केस में 2 छोड़ दूं तो जितने भी प्राइम नंबर आते हैं वो सारे के सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर। सारे प्राइम नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर, और सारे इवन नंबर क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर। दोनों भी केस में एक्सेप्शन क्या रहेगा आपका, सिर्फ 2। ध्यान रखना इसको, क्लियर? यस, यहां पर अपना नंबर सिस्टम का कंसेप्ट फिनिश। इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी बनते हैं, अगले वीडियो में हम लोग आगे इसको फिर आगे कंटिन्यू करेंगे। जितने भी वर्ड्स अलग अलग हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किए, सारे वर्ड्स अगले वीडियो में अगले सेशन में आपके काम में फिर से आएंगे। यस, ये सारी चीजों की डिटेल डेफिनेशन वगैरह वगैरह जो भी आपको होता है, जो भी मैंने आपको समझाया, ये सारा स्ट्रक्चर अपना जो टेलीग्राम चैनल होता है, टेलीग्राम चैनल के पर पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वहां पर सारा स्ट्रक्चर पीडीएफ फॉर्मेट में आपको अवेलेबल हो जाएगा विथ डेफिनेशन, हर एक चीज आपको वहां पर मिल जाएगी। यस, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है और इसी तरह के कुछ अलग अलग वीडियोस आप देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को याद से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद चैनल के राइट हैंड साइड में जो आपको बेल आइकॉन का बटन दिखता है उसको याद से गाइस प्रेस कर लो, ताकि जब भी हम लोग कोई चैनल के ऊपर नया वीडियो अपलोड करते हैं तो उसका तुरंत नोटिफिकेशन आपको वहां पर मिल सकता है। क्लियर? यस, चलो, थैंक यू।